Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. क्लास स्टार्ट होते ही 17 हो जाते हैं, एग्जाम के दिन पूरे रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट यूनिट इज थर्ड यूनिट. First topic is Yes, sir. to combined loading. There are two chapters in unit number 3. First is principal stresses and second one is theory of failures. ठीक है, so we are going to start the chapter 1 and the topic is members subjected to combined loading. So what is the meaning of combined loading? सर अलग अलग तरीके की होगी, एक्सियल भी, फिर टॉर्जनल भी, बेंडिंग भी। हाँ, हमने अभी तक 3 तरह की लोडिंग देखी है. एक है एक्सियल फोर्सेस, दूसरा है मोमेंट, तीसरा है टॉर्क. 3 तरह की लोडिंग देखी हमने. ठीक है, तो उन तीनों लोडिंग में अगर इन तीनों की कॉम्बिनेशन हो, मतलब कोई एक मिनिमम उन दोनों में से 2 टाइप के लोड अप्लाई हो रहे हो किसी भी मशीन मेंबर पे, सो दैट मेंबर will be we can say that member is in combined loading, or we can say that member is subjected to combined loading. ठीक है, तो कोई 2 कॉम्बिनेशन मिनिमम वो तीनों हो सकता है, 2 हो सकता है, फोर्स और मोमेंट हो, टॉर्क और फोर्स हो. ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर तीनों भी हो सकते हैं. ठीक है, 2 का कॉम्बिनेशन या फिर तीनों हो सकते हैं, तो दैट मेंबर इज विल बी कॉल्ड एज इन कंबाइंड लोडिंग. ठीक है, तो कोई एग्जांपल आप लोग देखे हैं आज तक जिसमें कंबाइंड लोडिंग अप्लाई हो रही हो? कंबाइंड लोडिंग हो रही हो, कोई ऐसा मेंबर देखा है? कृष्णा, तुम तो प्रोजेक्ट कर रही हो, तुमने देखा है? कृष्णा, हाँ सर. तुम तो प्रोजेक्ट कर रही हो, तुमने देखा नहीं क्या? हाँ, कोई और बताओ. हेमंत, एक सेकंड होल्ड. हेलो. हाँ सर, समझ आया सर, थोड़ा समझ में आ गया. हाँ. तो कोई और एग्जांपल बताओ, कोई और कौन है? और विनोद कुमार बताओ. विनोद, कभी ऐसा कोई मशीन मेंबर देखा है जिसपे 3 तरह की या फिर 2 तरह की लोडिंग अप्लाई हो रही है? 3 तरह की लोडिंग होती है, फोर्स, टॉर्क, मोमेंट. ये तीनों में से कोई 2 लग रही हो या तीनों लग रहे हो? विनोद, नेटवर्क प्रॉब्लम है. अंकित, यस सर. बताओ, कहीं देखा है? सर अभी याद नहीं आ रहा, देखा था. देखा था, याद नहीं आ रहा? सर अभी याद किए थे क्या इसको? सोचना है भाई. हाँ सर, अभी सर
याद नहीं करना है कुछ भी। Yes. बोला है कितनी बार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, याद नहीं रखना भाई। तुम्हारे आसपास है, फैन नहीं है तुम्हारे घर में? है सर। फैन का रॉड देखिए, रॉड, रॉड क्या होता है? वुड कॉलम। ये रॉड है, यस सर। फैन का रॉड है। ये रोटेट होता है क्या? जो दीवार से लगा रहता है, ये रोटेट होता है? नो सर। नहीं। इस पे एक बड़ा सा वेट लगा हुआ है, इस पे ब्लेड्स लगी हुई हैं फैन की, हाँ यस लगी होती हैं। यस सर। ये रोटेट कर रहा है, इसमें बियरिंग्स लगी हुई हैं, हाँ ठीक है। यस सर। बियरिंग्स की वजह से भी कुछ फोर्स आ रहा होगा, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसको रोटेट करना चाह रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन बियरिंग है इसलिए रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। Yes. लेकिन थोड़ा सा आता है वाइब्रेशन, थोड़ा सा, इतना आइडियल नहीं बियरिंग बना चुके हैं कि उसमें फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाए, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा फोर्स लगेगा टॉर्क जनरेट करने के लिए। ये रोटेट हो रहा है, टॉर्क आ रहा है इस पे, यस सर। इस पे टॉर्क तो आ रहा है इस रॉड पे, और एक्सियल फोर्स कहाँ आ रहा है? इसका वेट नीचे लग रहा है, खींच रहा है इसको। एग्जैक्ट। तो ये रॉड की बात की जाए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा तो इस पे एक टॉर्क भी आएगा और एक एक्सियल फोर्स भी आएगा, और ये तो जुड़ा हुआ है इसके साथ। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, इधर रिएक्शन आएगा इधर की तरफ R, इधर फोर्स आएगा F, टॉर्क जब लगा रहे थे तो एक रिएक्शन टॉर्क इधर भी आएगा। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। यस सर। तो ये जो दिस रॉड इज अंडर कंबाइंड लोडिंग। इस कंबाइंड लोडिंग में हमको चेक करना होगा कि कैसे ये किस तरह से इसका फ्रैक्चर होगा, टॉर्क की वजह से होगा या फोर्स की वजह से होगा, दोनों नहीं कह सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होगा। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे फ्रैक्चर होगा इसकी स्टडी की जा रही है इस यूनिट में। पूरा इस पूरे यूनिट में इसका कंबाइंड लोडिंग की वजह से फ्रैक्चर कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा, टेंसाइल की वजह से होगा, शियर की वजह से होगा। फेलियर दो ही तरह से होता है, टेंसाइल से या फिर शियर से, या तो ऐसे टूटेगा या तो ऐसे टूटेगा मटेरियल, ठीक है। ये कौन सा है? अगर ये ब्रिटल है, अगर ये ब्रिटल है तो टेंसाइल की वजह से टूटेगा। अगर ये यही मटेरियल अगर डक्टाइल होता, अगर यही मटेरियल डक्टाइल होता तो ये ऐसे नहीं टूटता, इस तरह से टूटता। तो ये देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और कोई एग्जांपल? देखिए कृष्णा, तुमने किया था ना, ये प्रोजेक्ट कर रही हो ना तुम? हाँ सर। तो ये बताने वाले। लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन तुम कर रही हो, जो फेसिंग है, उसमें फेसिंग में फ्रंट में कोई लोडिंग नहीं देते हैं। एक सेकंड, इसको मैं हटाता हूँ। ये सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये वर्कपीस है, वर्कपीस का डायामीटर कम किया जाता है, दैट इज नोन एज टर्निंग प्रोसेस। टर्निंग प्रोसेस में डायामीटर को कम किया जाता है, और यहाँ पे टूल लगा होता है। ऐसे टूल क्या कर रहा है, इस पे प्रेस कर रहा है थोड़ा सा, और ये रोटेट हो रहा है। रोटेट होने की वजह से टॉर्क आएगा। और ये जो फोर्स लगा रहा है, ये कौन सा? एक्सियल फोर्स लगा रहा होगा कि बेंडिंग ट्रांसवर्स फोर्स? ये एक तरह से बीम का काम करेगा। जो वर्कपीस है दैट विल बी वर्क एज अ बीम, एंड दैट फोर्स इज वर्क एज अ ट्रांसवर्स फोर्स। तो ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से अगर कोई भी डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज बेंडिंग। बेंड मतलब यहाँ पे एक मोमेंट भी आएगा, एक्सियल फोर्स भी लग रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से कंप्रेस किया हुआ है, फोर्स भी आएगा, और ये रोटेट हो रहा है, रोटेशन की वजह से टॉर्क भी होगा, कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। यहाँ पे तीनों है, ए एक्सियल फोर्स, मोमेंट एंड टॉर्क। ये वही एग्जांपल है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे इस एनिमेशन में ये रोटेट होता रहता है क्योंकि ये मोटर के साथ लगा हुआ है, ये रोटेट हो रहा है, और ये टूल इसके ऊपर आगे पीछे मूव हो रहा है टू टर्न आउट द मटेरियल को टर्न करता है। टर्न मतलब यहाँ पे टूल लगा हुआ है, अगर ये रोटेट हो रहा है तो अपने आप कटता जाएगा, ये इसका डायमीटर कम होता जाएगा, और आप देखेंगे दोनों तरफ से सपोर्ट है कंप्रेसिव।
तो यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स आएंगे, और ये टूल की वजह से, टूल क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रेस किया होगा तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, ट्रांसफर फोर्स, ऐसे हर पॉइंट पे, ठीक है। तो ट्रांसफर फोर्स भी लग रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंबाइंड लोडिंग, कंबाइंड लोडिंग ऑफ ऑल द थ्री लोड्स, फोर्स, मोमेंट एंड टॉर्क। उसके बाद एक आपने ये देखा होगा, ये देखा है ट्रक के पीछे वाले पहियों में, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल गियर बॉक्स, डिफरेंशियल गियर बॉक्स, और ये है एक्सेल, ठीक है। इस पे लग रहा है ट्रांसवर्स लोड बिकॉज ऑफ दिस गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स का कुछ वेट होगा, बहुत ज्यादा वेट होगा इसके शाफ्ट से, शाफ्ट बोलें या फिर एक्सेल बोलें, ठीक है। ये जो एक्सेल आपको दिख रहा है, और ये रोटेट हो रहा है अंदर से ये रोटेट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो रोटेट हो रहा है, एक ट्रांसवर्स लोड भी लग रहा है, तो मोमेंट और क्या आएगा, टॉर्क। टॉर्क आएगा रोटेशन की वजह से, और इस ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बीम है, ये बीम की तरफ वर्क करेगा ये शाफ्ट पूरा, और इस पे ये लोड लग रहा है नीचे की तरफ, तो दिस विल बी वर्क एज ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड की वजह से क्या आता है, मोमेंट, और रोटेशन की वजह से क्या आता है, टॉर्क। तो ये जो शाफ्ट से दिख रही है ना, इसके अंदर और कोई मेंबर है क्या? आप कह रहे हो वो रोटेट ये जो कवर, ये इसका केसिंग है, कवर्ड है, इसके अंदर शाफ्ट है जो रोटेट होता है, जो जाके पहिए के साथ लगा होता है, पहिए के हॉप पे लगा होता है, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब, देखते हैं क्या क्या इसमें हमको निकालना होगा। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस and principal planes and strains also. So before that we have to study what are the loads and what are the effect of combined load. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस आपको कुछ भी लिखना नहीं है, अभी कुछ भी लिखना नहीं है। लोड देखिए, लोड तीन तरह के होते हैं, फोर्स, मोमेंट एंड टॉर्क। दिखाई दे रहा है आपको, मोबाइल वाले, मोबाइल फोन जिसके पास है? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। फोर्स की वजह से क्या आता है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा हूँ, तो रिएक्शन फोर्स आएगा। मैं डायग्राम डायरेक्ट बनाता जा रहा हूँ साथ में, इधर F फोर्स लग रहा है, तो इधर भी रिएक्शन जो आएगा वो रिएक्शन क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, फोर्स के बराबर ही होगी। एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी द फोर्स अप्लाइड, F इक्वल्स टू F, लेफ्ट साइड में F, राइट साइड में F, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे टॉर्क लगाते हैं T, ठीक है, टॉर्क लगाते हैं, तो यहाँ पे तो टॉर्क आएगा ही इस पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन रिएक्शन भी आएगा एक टॉर्क जस्ट अपोजिट, यहाँ भी टॉर्क आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये टॉर्क क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जा रहा हूं मैं साथ में। उसके बाद अगर आप मोमेंट लगाओगे, ऐसे बेंड करना चाहोगे M से, ठीक है, मतलब ये फोर्स मोमेंट तो आएगा ये लोड, और एक और मोमेंट आएगा इधर, रिएक्शन वाला मोमेंट, ठीक है, रिएक्शन आएगा ना सपोर्ट से, रिप्लेसिंग द सपोर्ट, रिएक्शंस लोड्स, रिएक्शंस लोड्स। अब लोड देखेंगे, अब लोड बोलेंगे, अब फोर्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ लोड बोलेंगे, क्योंकि लोड तीन तरह के होते हैं, फोर्स, मोमेंट एंड टॉर्क। तो इस वाले फोर्स की वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल है इसीलिए सिग्मा लिखा है मैंने, और ये मतलब क्या, एक्सियल, एक्सिस पे ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक्सिस पे ही अप्लाई हो रहा है, दैट इज नॉट एक्सियल स्ट्रेस, या फिर बोले नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। उसके बाद मोमेंट अप्लाई किया, मोमेंट की वजह से क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो द काइंड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये पॉइंट को चेक किया जाए अगर, तो ये क्या होता है, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच हो रहा है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है बिकॉज ऑफ मोमेंट, ठीक। तीसरा क्या है, टॉर्क। टॉर्क से क्या होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, देन दिस शियर स्ट्रेस इज नोन एज टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टॉर्क की वजह से जनरेट होता है, दैट इज नोन एज टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। और तीनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सिग्मा ए क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा बी क्या होगा, एम वाई बाई आई। और टाउ टी क्या होगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस।
T into R by J। तीनों जो आप लोग निकाल चुके हो इन द प्रीवियस लेक्चर्स। नॉर्म एक्सियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस My by I, माई इंडिया बताया था मैंने, माई इंडिया My by I, एंड टाउ T टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इज एग्जैक्टली सेम T R by J। तीनों की वैल्यू आपको पता होगी। अगर क्या लग रहा होगा, फोर्स, मोमेंट एंड टॉर्क, तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे ना। ठीक है, अब निकाल के हमको क्या फायदा होने वाला है वो हमको देखना है। निकालने से मतलब क्या हमको, देखो अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, एक सेकंड में इसको डार्क करता हूँ। ये फ्रंट व्यू, जो अभी बार जो राइट साइड में बनाया मैंने उसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, T, C और B। T का मतलब है टॉप, C का मतलब है सेंटर, B का मतलब है बॉटम। और ये सेंटर वो है सेंट्रॉइड वाला सेंटर है, सेंट्रॉइड। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगुलर होगा तो ये सेंटर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ट्रायंगुलर शेप का होगा अगर क्रॉस सेक्शन, या तो सर्कुलर है तो एकदम सेंटर पे है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। अब इस पे तीनों तरह की लोडिंग आ रही है, P, मोमेंट एंड टॉर्क। ध्यान से देखिएगा, मोमेंट क्या है, सैगिंग है या हॉगिंग है? सैगिंग है। सैगिंग ऐसे होता है, हॉगिंग ऐसे होता है। सैगिंग है ये मोमेंट, सैगिंग की तरह है। यस सर। ठीक है, सैगिंग है। और ये टॉर्क राइट साइड से देख रहे हो तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्स कैसा है, टेंसाइल है। तीनों का डायरेक्शन मोमेंट, क्योंकि लोड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको तो मैग्नीट्यूड से मतलब तो है ही, और साथ में उसके डायरेक्शन से भी मतलब होना चाहिए। शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन से मतलब नहीं होगा, ये बाद में अभी देख लेंगे भैया। शियर स्ट्रेस का मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप पीछे से देखोगे तो लगेगा लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है नीचे से रिजिड है, सरफेस पे रिजिड है, इस पे मैं फोर्स इधर से लगाऊं तो शियर स्ट्रेस आएगा। शियर स्ट्रेस आएगा। इधर से देखूंगा तो ये टिल्ट ऐसे हो रहा है, कहेंगे कि ये राइट साइड में जा रहा है फोर्स की वजह से, शियर स्ट्रेस की वजह से, या फिर बोले फोर्स की वजह से, शियर फोर्स की वजह से ऐसे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। लेकिन मेरे जस्ट अपोजिट में अगर बैठा होगा जो, वो क्या कहेगा, वो कहेगा लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना शियर स्ट्रेस। सो इसका कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो तो वेक्टर है, वो वेक्टर है। इस पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट की बात करें तो उसको लगेगा कि हाँ स्ट्रेच हो रहा हूं, मैं अपने पॉइंट से स्ट्रेच हो रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्ट्रेस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 2 नॉर्मल स्ट्रेस है और एक शियर स्ट्रेस है। ध्यान दीजिए, 2 नॉर्मल स्ट्रेस है और एक शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस से जोड़ सकते हैं क्या? नो सर। है क्या? नहीं। नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस से ऐड कर सकते हैं। तो आप 3 पॉइंट देख रहे होंगे, 3 पॉइंट पे एक तो ये सिग्मा बी आ रहा है। सिग्मा बी क्या होगा इस पॉइंट के लिए? टी सैगिंग के लिए कंप्रेसिव होगा, सैगिंग है ये, कंप्रेसिव होगा। हाँ सर। बेंडिंग मोमेंट की वजह से किस में आएगा? कंप्रेसिव में आएगा। टॉप पॉइंट ये कंप्रेसिव होगा। और ये एक्सियल फोर्स की वजह से ये क्या आएगा? टेंसाइल में आएगा टॉप पॉइंट। हाँ सर। ठीक, शियर स्ट्रेस की वजह से शियर होगा, वो देखेंगे शियर कैसे होगा। शियर स्ट्रेस की वजह से शियर होगा। ठीक है, सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेस क्या होते हैं सेंटर पे? 0 सर। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 सर। एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो, वो तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। यहाँ पे भी हाँ सर। फोर्स अपॉन एरिया होगा, और वो क्या होगा? टेंसाइल होगा।
क्योंकि फोर्स क्या है, टेंसाइल। बॉटम पे देखिए, मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा दैट विल बी टेंसाइल, और एक्सियल फोर्स की वजह से फिर से टेंसाइल, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, टेंसाइल 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 बॉटम पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद शियर स्ट्रेस की वैल्यू हर जगह सेम होगी क्या? नहीं, थीटा पे वेरी करेगी ना। आर पे डिपेंड करता नहीं है। सर, न्यूट्रल एक्सिस पे ज्यादा होती है। आर न्यूट्रल एक्सिस पे ज्यादा होती है? नहीं यार, तुम कौन सा देख रहे हो? ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की बात नहीं किया जा रहा है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की बात की जा रही है। एंगल ऑफ ट्विस्ट सर उस पे डिपेंड कर मतलब वेरी होती है ना उसके साथ। आर पे डिपेंड करता है। आर सेंटर पे क्या है, हाँ। 0, टॉप पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बॉटम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट टी, सी और बी को एनलार्ज कर देता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में, ये स्क्वायर्स हैं टी, सी और पी, एनलार्ज कर दिया, बहुत ही बड़ा कर दिया। ठीक है, अब ऐसा बड़ा कर दिया कि मतलब इस पे जितने भी फोर्सेस होंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सके इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो टॉप पे बताइएगा क्या क्या अप्लाई हो रहा है, क्या क्या जनरेट हो रहा है या फिर अप्लाई हो रहा है। टॉप पे बेंडिंग स्ट्रेस किधर है? तो टॉप पे बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कंप्रेसिव सर। बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव में है, दोनों तरफ होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में सारे पॉइंट्स, हाँ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिग्मा भी इधर भी होगा और इधर भी होगा। उसके बाद एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल टेंसाइल यहाँ पे आएगा, उसी सेंटर पे ही लगेगा, यहीं पे एक्सियल में ही लगेगा, ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा वो। और ये भी टेंसाइल, इधर भी टेंसाइल आएगा सिग्मा ए। ठीक है, शियर स्ट्रेस भी अप्लाई हो रहा है, शियर स्ट्रेस हाँ सर भी अप्लाई हो रहा है। शियर स्ट्रेस मैं उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताऊंगा, बट यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना शियर स्ट्रेस का, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि हर एक पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो शियर स्ट्रेस जो फोर्सेस होती हैं उसकी क्या होती हैं, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी? शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में क्या एंगल बनेगा? परपेंडिकुलर है सर, लेकिन इसके मेंबर के पैरेलल 90 डिग्री पे होगा। तो शियर स्ट्रेस सर को पैरेलल ही तो होती है, परपेंडिकुलर तो होगा। क्या परपेंडिकुलर कैसे होगी सर? पैरेलल ही तो होगी ना। अभी देखो, नहीं मैं किसके बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे इसको कोई दो लोग खींच रहे हैं, दो लोग, हाँ सर, कुछ लोग कंप्रेस कर रहे हैं। तो शियर स्ट्रेस को दिखाना है, जो नॉर्मल स्ट्रेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा शियर स्ट्रेस, तभी तो उसको शियर बोल रहे हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन पता चल गया। दूसरा क्या आएगा, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? अरे देखो ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैं बोलूं ये नॉर्मल है, तो इसका जो शियर स्ट्रेस होगा वो कैसा आएगा? ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे। हाँ सर, होगा, ठीक है। वो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे जो सरफेस है इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल बना दो। ठीक है, पैरेलल ये बना दिया शियर स्ट्रेस टाउ टी। ठीक है, लेकिन ये इसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो शियर स्ट्रेस लगेगा कैसे? आपको पता है कि ये जो सर्कुलर है, सर्कल है, इस पे शियर स्ट्रेस देखो, या ऊपर क्या लग रहा है, टाउ टी, और इधर लग रहा है टाउ टी, नीचे और ऊपर। ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहा नहीं, ये तो घुमा देगा। इक्विलिब्रियम में कहाँ रहा? इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमको दो स्ट्रेस और भी दिखाने पड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, यस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। एक इधर उतना ही वैल्यू का टाउ टी का दिखाने के लिए टाउ टी का इधर भी लगेगा। ठीक है, जिससे ये क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस तो दिखा दिया आपने, यहाँ पे तो दिखाओगे ऐसे, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, ये दोनों मिलके, ये और ये मिलके। इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए क्या लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट अपोजिट,
ऐसे और ऐसे आधा दिखाया जाता है, आधा एरो, हाफ एरो, ठीक है। और सारे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, शियर स्ट्रेस की टाउ टी के बराबर है, जो भी वैल्यू आप निकालोगे। लेकिन ध्यान में ये रखना है हमको कि सारे जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम वाली होनी चाहिए। अगर हम लोग मटेरियल को डिजाइन करने जा रहे हैं तो सारी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पे फेलियर होना चाह रहा है। कम वाली वैल्यू क्यों निकालेंगे हम ये वाले बेंडिंग स्ट्रेस क्यों निकालेंगे, या फिर जीरो वाली क्यों निकालेंगे? जीरो तो जीरो है, लेकिन कम वाली निकाल के क्या करेंगे? कम वाले से पता चला जो मैक्सिमम है वहां पे फेलियर हो गया, तो कम वाले निकाल के हमको फायदा नहीं है। तो हमें सारी की सारी वैल्यूज मैक्सिमम या फिर बोले तो टॉप पे जो स्ट्रेसेस आ रही हैं उसको निकालना है। शियर स्ट्रेस भी टॉप पे ही मैक्सिमम ही होगा, टाउ टी मैक्सिमम वाला ही निकालना है। मतलब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर ही रखनी है। उस केस में जो शियर स्ट्रेस आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है। वैसे ही सी का भी बना लेंगे, वैसे ही बी का भी बनाएंगे। सी पे तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिर्फ सिग्मा ए है, और वो भी टेंसाइल है सिग्मा ए, लेकिन शियर स्ट्रेस तो होगा ही, शियर स्ट्रेस होगा नहीं, आर की वैल्यू जीरो है। बी पर शियर स्ट्रेस होगा। अगर देखो अब थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने शियर स्ट्रेस टॉप पे अगर बोला कि ये एंटी क्लॉकवाइज था, इस फेस पे, इस यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये और ये मिलके क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बी जस्ट उसका अपोजिट है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे शियर स्ट्रेस को, और यहाँ पे जब ये दोनों मिलके क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होगा, बॉटम पे सिग्मा बी भी पॉजिटिव होगा और सिग्मा ए भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिग्मा ए भी पॉजिटिव होगा, टेंसाइल होंगे दोनों, ठीक है। ये आपको नीचे दिख रहा है? सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर। मोमेंट की वजह से भी तो सर शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो आपने मोमेंट का सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कंसीडर किया? प्योर बेंडिंग क्यों मानना है? ये पॉइंट मोमेंट अप्लाई हो रहा है ना। हाँ नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। जनरली में तो सर अपन प्योर बेंडिंग थोड़ी ना मान के चलेगी। नहीं, प्योर बेंडिंग मान के चल रहा है। अच्छा, प्योर बेंडिंग मान के चलना सर। हाँ, ट्रांसफर शियर स्ट्रेस को यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया है, ट्रांसफर शियर स्ट्रेस को नेगलेक्ट किया गया है, ठीक है। हाँ सर। चलिए, ये दिख रहा है नीचे जो हम लोग बनाए थे ऊपर, वो सही है ना? डायरेक्शन मैंने ऊपर देखो, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन, हाँ वही सुन लो बात सुन लो। शियर स्ट्रेस को जो दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया, तो यहाँ पे अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे उसके जस्ट अपोजिट दिखाएंगे। यहाँ पे सेम दिखा दिया मैंने, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। सही है, और ये ऐसा होगा, ठीक है। अभी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा ये सब मैं बताऊंगा साइन कन्वेंशन में। अभी के लिए आप समझो कि शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आपको आंसर ये देना है कि पॉइंट टी, सुनाई दे रहा है? पॉइंट टी, पॉइंट सी और पॉइंट बी में कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है? क्रिटिकल का मतलब है जिसके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, द पॉइंट विच इज इन द वर्ज ऑफ फेलियर। विच बता सकते हैं सर? हाँ बोलो, कोई बोलो। बी सर। बी। किसी को सी लग रहा है? नहीं सर, बी लग रहा है। नो सर। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलेंगे? जिसपे स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो रहा होगा, अब वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ज्यादा का मतलब है अमाउंट, मैग्नीट्यूड, ठीक है। सपोज सिग्मा ए की वैल्यू 50 थी, ठीक है, और सिग्मा बी की वैल्यू 40 थी, तो ओवरऑल क्या लग रहा होगा? सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, बिकॉज ये टेंसाइल है और ये कंप्रेसिव है, टोटल क्या लग रहा होगा? 10 टेंसाइल। बट यहाँ पे दोनों क्या है? पॉजिटिव है, 50 और
40, दोनों मिलके क्या बनाएंगे 90 का। 90 का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो 90 का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो बी पॉइंट क्या है, क्रिटिकल है। बी पॉइंट इज गोइंग टू बी फेल फर्स्ट। यहाँ से क्रैकिंग स्टार्ट होगी या फिर यहाँ से फेलियर स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा इस कंबाइंड लोडिंग में। ठीक है, यही पता करना है हमको। तो इसके लिए बहुत, लेकिन हमको तो ये तो अभी तो पता चल रहा है कि बस ऐसे फोर्स लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में और ये शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो एक्स और वाई आपको दिख रहा होगा, बस एक्स और वाई में देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस जनरेट होता है हर एक प्लेन पे, हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आप कितना प्लेन बना सकते हो, एक पॉइंट है इस पे कितना प्लेन बना सकते हो, इनफाइनाइट प्लेन बना सकते हो। ये भी एक प्लेन है। प्लेन का मतलब मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो वो लाइन दिखाई देगा, अगर फ्रंट से देख रहा हूँ तो लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सिग्मा एक्स कितना है पॉइंट नंबर बी के लिए। सिग्मा एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। सिग्मा वाई क्या है, 0। ठीक है, सिग्मा वाई क्या है, 0। अभी हम 2D की बात कर रहे हैं बस। ठीक, तो एक्स और वाई वाला ही है सिर्फ। स्ट्रेस को देखेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, स्ट्रेस क्या है। अब ये दिख रहा है आपको, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये डायरेक्शन देख लीजिए ध्यान से, एक्स और वाई। एक सेकंड, क्या था ये, नीचे, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा और ये तो x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे पॉइंट T के लिए, टॉप पॉइंट के लिए सिग्मा a माइनस सिग्मा b। यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि सिग्मा a इज ग्रेटर देन सिग्मा b। तो सिग्मा a माइनस सिग्मा b लग रहा होगा, तभी तो टेंसाइल है, इधर टेंसाइल है। सिग्मा x क्या आ रहा है, सिग्मा a माइनस सिग्मा b। सिग्मा y क्या है, 0। सिग्मा y लग ही नहीं रहा है। ठीक है, शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है, शियर स्ट्रेस को लिखने का तरीका देखिए आप लोग, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई दिख रहा है, टाउ एक्स वाई मैंने बोला इसको। अब टाउ एक्स वाई क्यों है, देखिए टाउ एक्स वाई, एक्स का मतलब है किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा है क्या, शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रहा है बताओ, एक्स में या वाई में। शियर स्ट्रेस प्लेन में ना, नहीं, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी तो है, ऊपर या नीचे या आगे या पीछे, लेफ्ट या राइट, किधर लग रहा है, ऊपर। यस। अरे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सेंटर है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ऊपर है, ऊपर जा रहा है। तो ये है जो वैल्यू, वो है डायरेक्शन, और ये है प्लेन। अब ये किस प्लेन में लग रहा है कैसे बताएंगे, देखिए एरिया का, एरिया इज अ वेक्टर और स्केलर। कई जगह मैथमेटिक्स में एरिया को वेक्टर बोला जाता है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है तो इसको बोला जाता है एक्स प्लेन, या तो इसको एक्स प्लेन बोलो या फिर इसको वाई जेड प्लेन बोलो, या तो एक्स प्लेन बोलिए या तो वाई और जेड के साथ बोलिए, तो वाई जेड प्लेन। वाई, ये वाई होगा और ये जेड होगा, तभी तो उसके परपेंडिकुलर है एक्स। ठीक है, या तो एक्स प्लेन बोलिए या फिर वाई जेड प्लेन बोलिए। ठीक, तो ये जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्शन क्या है, वाई, और किस प्लेन में है, एक्स के परपेंडिकुलर है, तो एक्स प्लेन बोलेंगे इसको। तो जो पहला नंबर है, ये पहला जो सफिक्स लगा हुआ है, दैट इज नोन एज प्लेन एंड दिस इज डायरेक्शन। तो टाउ प्लेन डायरेक्शन पीडी, ये याद रहेगा, टाउ पीडी। तो ध्यान से देख के नाम बता सकते हैं आप लोग। तो जो ये टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई है, तो इसका नाम क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स में, और किस प्लेन में है, वाई के परपेंडिकुलर है, तो वाई एक्स, तो टाउ वाई एक्स।
ठीक है, टाउ वाई एक्स। ये भी क्या होगा, टाउ वाई एक्स, और ये क्या होगा, टाउ एक्स वाई। सर ये टो वाई एक्स वाला ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला है क्या? कौन सा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, हॉरिजॉन्टल। ये पहले लग रहे थे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट उसका क्या होगा, टाउ वाई एक्स। मतलब टाउ एक्स वाई का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो किसके बराबर होगा, टाउ वाई एक्स। वैल्यू सेम होगी, बस नोटेशन डिफरेंट हो जाएगा। वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब इक्विलिब्रियम को सस्टेन करने के लिए लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, एक्स और वाई कैसे देखेंगे, प्लेन और डायरेक्शन। प्लेन किसको कहते हैं, प्लेन का नाम कैसे देंगे, प्लेन का नाम कैसे देंगे, वो स्ट्रेस किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो एक्सिस ही उसका प्लेन बन जाएगा, वो एक्सिस ही उसका प्लेन बन जाएगा अगर उसके परपेंडिकुलर में जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊं ये पॉइंट, तो ये होगा एक्स प्लेन, और ये भी होगा एक्स प्लेन, और ये होगा वाई प्लेन, और ये भी होगा वाई प्लेन। ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये वाई प्लेन है। ठीक है, ये वाई प्लेन है, और ये भी क्या है, ये क्या है, एक्स प्लेन ही है। याद रहेगा, प्लेन की बात करेंगे तो वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, हेलो, समझ में आ रहा है? सर ये लास्ट वाला जो आपने बनाया था ना, एक्स प्लेन वाई प्लेन, वो नहीं आया समझ में सर। अरे ये कौन सा, अगर मैं ये ऐसा बना रहा हूं मैं, तो एक्सिस कहाँ है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। और ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सो इट इज आल्सो नोन एज एक्स प्लेन। प्लेन और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, सेम नेम के, नाम क्या है, एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, लेकिन प्लेन और एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, प्लेन का मतलब है वो हो जाएगा 2D हो जाएगा। प्लेन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम लोग, प्लेन कैसा दिख रहा है, लाइन जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर राइट साइड से देखेंगे तो प्लेन होगा ऐसा। ठीक है, वो देखेंगे अभी 3D में, 3D वाला देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बी का बना लेंगे, तो बी में जो सिग्मा ए की, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों टेंसाइल थी। शियर स्ट्रेस की वैल्यू वही होगी, टाउ टी हर जगह, और वैल्यू क्या है, टी आर बाई जे। सिग्मा ए क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा बी क्या है, एम वाई बाई आई। वाई क्या होगा, वाई वाला, वाई मैक्स वाला वाई होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, अ पॉइंट इज सेट टू बी अंडर combined stress when it is subjected to both normal and shear stress on any one of the mutual perpendicular plane passing through that point. On any one of the mutual perpendicular plane passing through that point. देखो ये point P है, is said to be under combined stresses in all planes showing A, BB and CC. प्लेन्स के नाम है। अच्छा, फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग, एक बार अटेंडेंस दीजिए, रीज्वाइन अगेन। ज्वाइन कीजिए फिर से। सही दिख रही है? A point is said to be under combined stress when it is subjected to both normal and shear stress on any one of the mutual perpendicular planes passing through that point. हेलो, यही वाली दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये है पॉइंट
जो इसको बोला जा रहा है कि ये कंबाइंड स्ट्रेस में ये सब्जेक्टेड है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए कंबाइंड स्ट्रेस। सो इन दैट केस, अच्छा इसके बाद क्लास है क्या आपकी? हाँ सर। किसकी? राहुल सर की है ना, राहुल सर। अच्छा ठीक है, तो ये कंबाइंड स्ट्रेस में है। तो कंबाइंड स्ट्रेस में है तो इस पे जो भी प्लेन ड्रॉ करोगे 2D में अगर प्लेन देखेंगे तो लाइन दिखाई देगा ना, लाइन दिखाई देगा। ये पॉइंट Yes, है, sir. अगर ऐसे में ड्रॉ करूं तो ये प्लेन्स हैं ऐसे, इस पॉइंट पे बहुत सारे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग इस पे। ये क्या है? पॉइंट है जहां जिसपे जो कि एक कंबाइंड स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ये अगर फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक लाइन दिखाई देंगी, जैसे ये ए प्लेन है, बी प्लेन है, सी प्लेन है। तो ये सारे तीनों प्लेन किसमें होंगे? कंबाइंड स्ट्रेस में होंगे, कंबाइंड लोडिंग में होंगे। सारे प्लेन जितने भी इस पॉइंट से होकर लाइन प्लेन जा रही होगी वो किसमें होगी? कंबाइंड स्ट्रेस में होगी। लेकिन कौन सा प्लेन सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा वो हमको फाइंड करना है। पॉइंट तो क्रिटिकल फाइंड कर लिया कि ये पॉइंट है क्रिटिकल, ठीक है, पॉइंट P क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट पे कौन से प्लेन में स्ट्रेस सबसे ज्यादा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स को रिजॉल्व करते हैं हम लोग, फोर्स ऐसे लगता है, रिजॉल्व करते हैं ऐसे, तो किस डायरेक्शन में हो सकता है स्ट्रेस ज्यादा हो? रिजॉल्व करने के बाद किस में आ जाए ज्यादा वैल्यू, तो वो देखेंगे कि किस में स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो रही है, ठीक है। वैसे ही अगर 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाया जाए, ये जो मैंने रेक्टेंगल या फिर इसको स्क्वायर जो बोला था, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ अ पॉइंट, स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब है किस कंडीशन में है वो, स्ट्रेस की किस कंडीशन में है, ठीक। तो अगर वो पॉइंट अगर 3D होता, अगर वो 3D अज्यूम करते हैं हम लोग, तो सारे पॉइंट्स देखिए आप ध्यान से, एक यहाँ पे पॉइंट में स्ट्रेस होता है, एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितने हुए? 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस पे स्ट्रेस आएगा। अब उसके नेमिंग कैसे की गई है ध्यान से देखिए जरा, नेमिंग देखिए। सिग्मा एक्स तो है एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन में, और सिग्मा जेड जेड डायरेक्शन में। टाउ एक्स वाई, ये सही है क्या? टाउ एक्स वाई नीचे की तरफ जा रहा है वाई डायरेक्शन में, और किस प्लेन में है? ये प्लेन कौन सा है? एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन में लग रहा है, तो एक्स प्लेन डायरेक्शन। ये देखो, ये एक्स जेड लिखा हुआ था, इस पे एक्स जेड लिखा हुआ है, एक्स जेड लिखा हुआ है, तो किस प्लेन में है? एक्स प्लेन में ही है, प्लेन तो एक्स ही है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। डायरेक्शन ये जेड है, ये एक्स है, और ये वाई है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है। वैसे ही सारे देखोगे आप, ऑल विल बी करेक्ट। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या है? टाउ वाई एक्स, वाई प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है? वाई प्लेन है। वाई क्यों बोल रहे हैं इसको? इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, इधर लग रहा है, इधर एक्स डायरेक्शन। वैसे सारे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। या तो एक्स प्लेन बोलो या फिर वाई जेड प्लेन बोलो, उसको वाई प्लेन बोलो या फिर एक्स जेड प्लेन बोलो, या जेड प्लेन बोलो या फिर उसको एक्स वाई प्लेन बोलो, ठीक है। उसको और भी एनलार्ज किया जाए तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस, ये 3D है, ठीक है। ये देखो, इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड, ये एक्स, यह वाई, यह जेड। मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर स्ट्रेसेस को, सारे स्ट्रेस कितने हो जा रहे हैं? स्ट्रेस एक सिग्मा एक्स है, सिग्मा जेड है, सिग्मा वाई है, सिग्मा जेड है, 3 एक्स वाई वाई एक्स, 2 एक्स जेड जेड एक्स, वाई जेड जेड वाई। टोटल कितने स्ट्रेस हो रहे हैं? 9 है ना टोटल। लेकिन ये एक्स और वाई एक्स क्या होंगे? सेम होंगे। एक्स जेड और जेड एक्स सेम, जेड वाई एंड वाई जेड सेम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग लिखा जाए तो सबकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? टोटल 9। मैट्रिक्स देखा 3x3 का मैट्रिक्स है, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 9। टोटल एलिमेंट्स कितने? 9।
एक ले लूं क्या सर? अब पता नहीं देखो कहाँ रखा था। ये सिग्मा एक्स को क्या एक ले लूं, पता नहीं कहाँ रखा था। सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स एक्स लिख सकते हैं। क्यों? देखो ये किस प्लेन में लग रहा है? क्या चीज है? एक्स प्लेन में है, एक्स प्लेन पे है। और किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में ही है। तो सिग्मा एक्स एक्स लिख सकते हैं इसको। यस सर। वाई को सिग्मा वाई वाई लिख सकते हैं और जेड को सिग्मा जेड जेड। मैं जेड जेड सेम था इसलिए एक ही वैल्यू लिखी गई थी, लेकिन एक्चुअल में लिखा जाता है दोनों टर्म्स, प्लेन और डायरेक्शन दोनों। इसीलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर। टेंसर आप लोग कई लोग पूछ रहे थे टेंसर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, इसीलिए इसको जनरलाइज नाम दिया गया टेंसर। स्ट्रेस जब ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसका प्लेन और डायरेक्शन दोनों देखा जा रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्स यहाँ पे एक्स एक्स आएगा, ये और ये मिलके कॉम्बिनेशन क्या होगा? सिग्मा एक्स एक्स। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स और वाई। वाई एक्स और वाई क्या आता है? टाउ के साथ आता है। अगर प्लेन और डायरेक्शन डिफरेंट है तो शियर स्ट्रेस होगा ना वो। यहाँ पे क्या आएगा? टाउ एक्स जेड जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वाई वाई। यहाँ पे क्या होगा? जेड जेड। सिग्मा जेड जेड सिग्मा वाई वाई। यहाँ पे क्या आएगा? वाई एक्स एक्स टाउ वाई एक्स यहाँ पे टाउ टाउ वाई जेड वाई वाई जेड जेड। यहाँ पे टाउ जेड जेड एक्स। यहाँ पे टाउ जेड एक्स जेड वाई। ठीक है, जेड वाई। अब आप देखोगे ये क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ डायगोनल डिफरेंट है। उसके डायगोनल के इधर उधर क्या है? सिमेट्री है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। क्यों? क्योंकि वाई एक्स और एक्स वाई क्या होते हैं? सेम होते हैं। जेड एक्स और एक्स जेड क्या होते हैं? सेम होते हैं। वाई जेड और जेड एक्स वाई जेड और जेड वाई क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। अगर मैं कोई मैट्रिक्स बना के दे दूं आपको, मैट्रिक्स दे दें हम और वैल्यूज दे दें, इसमें 20 लिख दिया और यहाँ पे 30 और ये 40 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30 दे दिया, बाकी सारी वैल्यूज लिख सकेंगे आप। यहाँ पे क्या होगा? 25, यहाँ पे क्या आएगा? 30, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता है। मान लो ये भी दे दिया 15, तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो बोला जाएगा कि इसमें से आपको स्ट्रेसेस बताओ क्या क्या होंगे, सिग्मा एक्स एक्स क्या होगी, तो आप बता सकते हो डायरेक्ट सिग्मा एक्स एक्स कंपेयर करके। 20 वाई वाई 30, सिग्मा जेड जेड इज 40। 40। ठीक है, तो ये सब निकालना आपको। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर उसी चीज को जो 3D है अगर 2D में होता तो कैसा होता, क्या क्या वैल्यूज होती, क्या क्या वैल्यूज जीरो हो जाती, ये आप लोग थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और इसका मैट्रिक्स बना लेना आप। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ द 2D में एक्स और वाई ही देखना है, एक्स और वाई। ठीक है, कल से क्लास है, थोड़ा 5 मिनट वेट करोगे क्या? ठीक है, चलो इसको देख लो अभी। टू डी बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये बाई एक्सियल, दो ही एक्सिस है ना इसमें, एक्स और वाई। सो इन दिस केस वी मस्ट कंसिडर ओनली एक्स एंड वाई एक्सिस। देयर इज नो जेड डायमेंशन और वी कैन से जेड डायमेंशन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। प्लेन प्लेन मतलब प्लेन जैसा दिख रहा ना, ये प्लेन ना ही कोई मतलब इसके जो दो डायमेंशंस हैं, बाकी जो तीसरा डायमेंशन है उससे बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब प्लेट का केस हो सकता है, प्लेट होगा, प्लेट पे कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, ऐसा होगा बहुत ही थिन प्लेट्स होंगे। थिन प्लेट की एनालिसिस इस वाले एनालिसिस से की जाती है, जिसमें सिग्मा जेड क्या हो जाएगा? 0। उसका जो तीसरा डायमेंशन है जेड इज वेरी वेरी लेसर देन अदर 2 डायमेंशंस। ठीक है, उस केस में सिग्मा जेड 0 होगा। तो जितने जेड के साथ टर्म होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि जेड है ही नहीं।
उस टाउ एक्स जेड भी जीरो हो जाएगा, टाउ वाई जेड भी जीरो हो जाएगा। टाउ एक्स जेड जीरो है तो टाउ जेड एक्स भी जीरो होगा, टाउ वाई जेड जीरो है तो टाउ जेड वाई भी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स। tau yx, ठीक है, तो इस जब मैट्रिक्स बनाएंगे फिर से, सिग्मा एक्स एक्स आएगा, सिग्मा टाउ एक्स वाई एक्स x1, ये आएगा क्या, जीरो। नहीं 0, सिग्मा तो वाई है टाउ वाई एक्स tau आएगा, yx, सिग्मा वाई वाई yes sir, ये क्या होगा, जीरो, 0, ये जीरो, ये Also जीरो और ये 0, 0, बस कितने बचेंगे, चार बचेंगे टर्म। हम्म। चार में भी क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है। बच्चे भाई, ठीक है, तो कितने स्टेज बचेंगे, तीन, सिर्फ तीन होंगे इफेक्टिवली, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड टाउ एक्स वाई। ठीक है, चलिए थैंक यू। yes sir, thank you sir. सर अटेंडेंस दे दीजिए एक बार। हाँ, अटेंडेंस दो और क्लास ज्वाइन करो, मॉडल मिक्स।